विधानसभा चुनाव के साथ साथ सारी बड़ी अपडेट के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे, अमेरिका में राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की मंडली उतर आई है जवाब देने के लिए, और एनडीए गठबंधन की पार्टी में आपस में ही तोड़ा तोड़ी देखने को मिल रही है। दोस्तों बताएंगे, एक पार्टी के नेता दूसरे पार्टी की ओर जा रहे हैं। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर फिर से मराठा आरक्षण की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। दोस्तों एक बड़ा ऐलान किया गया है। इसी के साथ में राजनाथ सिंह ने क्या देश विरोधी तत्वों से मुलाकात की है। दोस्तों बताएंगे, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कश्मीर को लेकर। इसी के साथ में जातीय जनगणना की मांग को लेकर आज होने वाली है महारैली। बताएंगे आपको भीम आर्मी की ओर से बुलाई गई महारैली में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है दोस्तों। और लालू यादव क्या नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते हैं? मीडिया के सवालों पर लालू यादव की ओर से जवाब सामने आया है दोस्तों। इसी के साथ में नीतीश कुमार के गिड़गिड़ाकर आरजेडी के साथ में सरकार बनाने के बड़े दावे सामने आए हैं। बताएंगे कौन से नेता ने ये बातें कही है, और जेडीयू के लोग इसे लेकर बुरी तरीके से भड़के हुए हैं दोस्तों। इसी के साथ में कई सारे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और एनएलडी के टैक्टिक्स के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। एक एक करके चलेंगे विधानसभा चुनाव के साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण राज्यों की पल पल की बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने एग्जैक्टली वही बोला है जो भारत के अंदर बोलते हैं, अमेरिका में भी उन्होंने उन्हीं शब्दों को रिपीट किया है, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी वाले जानबूझकर विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और राहुल गांधी की बातों का समर्थन करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायक जीत कर आएंगे। क्या आपको लगता है कि दहाई के आंकड़े तक बीजेपी पहुंच पाएगी? चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है और राहुल गांधी के एक एक बयान को लेकर, एक एक कार्यक्रम को लेकर ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया के अंदर एक बड़ी टीम बिठा रखी है जिसका काम दिन रात आईटी सेल का होता है कि राहुल गांधी के एक एक बयान का एनालिसिस किया जाए। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी अमेरिका में जो भाषण देते हैं, भारत में रात में 4 बजे 5 बजे वो भाषण आ रहा होता है। इसके बावजूद आईटी सेल के लोग दिन रात जागकर राहुल गांधी का भाषण देख रहे होते हैं। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर कई सारे बयान दे रहे हैं जिसे लेकर बीजेपी के लोग तरह तरह के विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों राहुल गांधी के एक ऐसा ही बयान पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को सफाई देनी पड़ रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने दिए बयान में कहा था कि वो संसद में प्रधानमंत्री मोदी को सामने से देखते हैं और कहते हैं कि 56 इंच भगवान से सीधे संपर्क जैसे मोदी के आइडिया अब सब जा चुके हैं, ये अब इतिहास बन चुका है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस चेयरपर्सन सैम पित्रोदा ने बीते सप्ताह समाचार एजेंसी से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के अमेरिका किसी आधिकारिक हैसियत से नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर आ रहे ये बयान दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी का ये बयान कि नरेंद्र मोदी का अब 56 इंच का दावा और भगवान से सीधा संपर्क करने वाला जो बयान था वो इतिहास हो गया है। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान से लेकर गिरिराज सिंह और जगदम्बिका पाल, हरप्रीत सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री, इन सबको मैदान में उतारा गया राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए। यानी समझ सकते हैं कि राहुल गांधी को जो बीजेपी के लोग नॉन सीरियस पॉलिटिशियन कहते थे, आज उनके बयान को लेकर भाजपा के बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता सामने आ जाते हैं। दोस्तों राहुल गांधी ने इससे पहले चुनावों को लेकर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि हम इस बात पर जोर देते रहे कि सारी सरकारी संस्थानों पर कब्जा कर लिया गया है, हमारे पास निष्पक्ष खेल का मैदान ही नहीं था, उनके पास बहुत बड़ा वित्तीय लाभ था, हमारे पास बैंक खाते भी हमारे जो थे वो बंद हो गए थे, चुनाव आयोग वही कर रहा था जो वे चाह रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो भारतीय जनता पार्टी 240 के आसपास नहीं पहुंचती। राहुल गांधी ने मीडिया और जांच एजेंसियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मीडिया और जांच एजेंसी दोनों पर सरकार का कब्जा है, हम ये लगातार कहते रहे हैं लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था। मैंने संविधान को सामने रखना शुरू किया, मैंने जो कुछ भी कहा वह अचानक से फूट पड़ा। गरीब भारत, उत्पीड़ित भारत, भारत ने समझ लिया कि अगर संविधान खत्म हो गया तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और चुनाव की पूरी व्यवस्था को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े किए हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। अगर विपक्ष की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के पैसे को चुनाव से एन पहले जब्त कर लिया जाएगा तो सवाल उठने तो लाजमी है और राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों चिराग पासवान की पार्टी को नीतीश कुमार कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कारण यह है कि चिराग पासवान की पार्टी का दामन छोड़कर नवल शर्मा अब जेडीयू में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि इसी तरीके से और वरिष्ठ नेताओं को जेडीयू अपने साथ में लेकर आना चाहती है और क्योंकि दोनों एनडीए गठबंधन के सहयोगी हैं तो ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी को कमजोर करने के लिए पूरा हथकंडा अपनाया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसके साथ में महाराष्ट्र के अंदर फिर से गरमाया मराठा आरक्षण का आंदोलन। 16 सितंबर से रात से अनिश्चितकालीन अनशन पर जा रहे हैं फिर से मनोज जरांगे पाटिल। मराठा समुदाय के आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी और डेट भी यहां तक की ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों मीडिया में बात करते उन्होंने स्पष्ट कर दिया है अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान भी इनको मराठा समाज के आरक्षण को लेकर इसी तरीके से अनिश्चितकालीन अनशन करना चाहिए ताकि लोगों के बीच में ये मैसेज क्लियर रहे कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोग मराठा आरक्षण को कभी नहीं ला पाएंगे। और इसके बाद आप लोग जानते हैं कि समीकरण किस तरीके से राज्य के अंदर पलटेंगे। दोस्तों साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि साल 2016 में केंद्र सरकार ने कश्मीरी अलगाववादियों के साथ बातचीत करने की कोशिश की थी। इसके लिए सरकार ने विपक्ष के 4 सांसदों को भेजा था लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हुआ। राजनाथ सिंह के इस बयान के एक दिन के बाद उदारवादी हुर्रियत अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने बताया कि तब वो हैरान रह गए थे कि विपक्षी नेताओं के द्वारा मिलने की पहल केंद्र सरकार के आदेश पर की गई थी। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने स्वीकार किया कि वो सत्ता में अपने पहले कार्यकाल के दौरान सार्वजनिक रूप से कश्मीरी अलगाववादी नेताओं
नेताओं के खिलाफ कड़े रुख के बावजूद हुर्रियत से बातचीत की कोशिश में लगी हुई थी। यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार के दोहरे मापदंड को एक रिपोर्ट में पूरी तरीके से खुलासा कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हुर्रियत के लोगों के खिलाफ जोरदार तरीके से तीखी आलोचना करते हैं और उनको भारत विरोधी तत्व बताने की कोशिश भी करते हैं। और इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही हुर्रियत के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी। दोस्तों अब ये खुलकर सामने आ गया है। ऐसे में क्या राजनाथ सिंह ने पूर्व में हुर्रियत के नेताओं से बातचीत की पहल से इंकार किया था, लेकिन वो अब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि कई सारे अलगाववादी नेता ने इस बात को माना है कि राजनाथ सिंह के कहने पर ही उन्होंने विपक्ष के लोगों से बातचीत की थी। कुल मिलाकर दोस्तों आपकी जो भी राय हो लिखकर जो बताएं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर ये काफी गंभीर और काफी बड़ा मामला है। भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड को फिर से एक्सपोज कर दिया गया है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट के 30 पूर्व जज विश्व हिंदू परिषद की बैठक में शामिल हुए। विश्व हिंदू परिषद की ओर से विधि प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए। इसमें वाराणसी मथुरा के मंदिरों से जुड़े कानूनी विवाद और वक्फ संशोधन विधेयक के साथ साथ धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर भी चर्चा की गई है। दोस्तों कानून मंत्री खुद ऐसे कार्यक्रम में मौजूद थे और विश्व हिंदू परिषद की ओर से कार्यक्रम बुलाया गया था। इसमें 30 के आसपास पूर्व जज थे, जिसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के जज थे, जो चिंताजनक स्थिति है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि जजों को राजनीति से दूर रहना चाहिए और ऐसे सामाजिक संगठनों के नाम पर कई सारे हुड़दंग में नाम शामिल होता है जिस संगठन का, उसके कार्यक्रम में तो नहीं ही जाना चाहिए था। वीएचपी की बैठक में शामिल होने पर आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि वीएचपी ही बजरंग दल को चलाती है और दोस्तों बजरंग दल हर 2-3 महीने के बाद कंट्रोवर्सी में रहता है। और ऐसे में आप लोग जानते हैं कि ये काफी गंभीर मामला है कि एक जज इस तरीके के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों डब्बाली हरियाणा के अंदर दिग्विजय चौटाला ने अपने नामांकन दाखिल कर दिया है। रोड शो में बच्चे हाथ में जेजेपी का झंडा उठाए दिखाई दिए हैं। तो इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संज्ञान लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रहे जननायक जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कोई कमजोर कैंडिडेट मैदान में उतारेगी ताकि फायदा मिल सके दिग्विजय चौटाला को। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर अमित चौटाला को मैदान में उतारा है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि जननायक जनता पार्टी को यहाँ पर 14% के आसपास वोट शेयर पिछली बार मिला था। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट दूसरे नंबर पर था। कांग्रेस पार्टी के नेता की यह सीट है जिन्हें फिर से कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कोई मजबूत कैंडिडेट उतारेगी या फिर जननायक जनता पार्टी को इनडायरेक्ट तरीके से सपोर्ट करने के लिए कोई डमी कैंडिडेट उतारेगी? जो भी आपकी राय हो लिखकर बताएगा। साथ साथ मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राज्य में अब 11-12 सितंबर 2 दिनों के लिए सरकारी और प्राइवेट कॉलेज को बंद कर दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ में 2 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद करने की खबर भी सामने आ रही है और धारा 144 भी लागू की गई है। साथ साथ दिल्ली की एक अदालत में आतंकी फंडिंग मामले को लेकर सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 अक्टूबर 2024 तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। आगामी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि इंजीनियर राशिद ने फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला को चुनाव हराकर सांसदी का चुनाव जीता था। दोस्तों इसके बाद उनकी पॉलिटिकल पार्टी कई सारे सीटों पर मैदान में उतर रही है और उनके बेटे अभी तक जिम्मेदारी संभाल रहे थे, वो खुद से जिम्मेदारी संभालते दिखाई देंगे। 2 अक्टूबर तक के लिए जमानत दिया गया है। तो कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही जमानत दी गई होगी। कुल मिलाकर दोस्तों एनसी पार्टी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इंजीनियर राशिद जितना ज्यादा अपनी पार्टी को प्रमोट करेंगे, जितना ज्यादा उनकी पार्टी को सपोर्ट मिलेगा, उतना एनसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए दिक्कतें और ज्यादा बढ़ेगी। क्या आपको लगता है कि ये नॉर्मल तरीके से मिली जमानत है या इसके पीछे एक पूरी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है? साथ साथ दोस्तों युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर तनुज पूनिया और सागर चरण दास के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने युवा मोर्चा के अपने अध्यक्ष के चयन के लिए लगातार इंटरव्यू लेना शुरू रखा हुआ है दोस्तों, और कई सारे बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं। इस दौरान कई सारे टफ सवाल उनसे पूछे गए। खुद राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को लेकर कई सारे गंभीर सवाल पूछे थे, जिसका जवाब जिन नेताओं ने अच्छे से दिया है उनको आगे बढ़ाया गया है। अब 2 कैंडिडेट बचे हैं जिनके बीच में मुकाबला चल रहा है। इन दोनों में से किसी एक को इंडियन यूथ कांग्रेस की जिम्मेदारी दी जाएगी। जो भी जानकारी आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर समस्तीपुर पहुंचे तेजस्वी यादव पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की है। दोस्तों उन्होंने अपने कार्यक्रम का नाम कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद रखा हुआ है। आमंत्रित कार्यकर्ता और संगठन के महामंत्री और नेताओं से भी मुलाकात की गई है। दोस्तों इस दौरान कई सारे पार्टी के मामले को लेकर चर्चा की गई है। आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है और पार्टी के पूरे कैडर को बताया जा रहा है कि पार्टी किन आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। साथ साथ दोस्तों 11 सितंबर आज 9 बजे के आसपास महारैली का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया जाएगा। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी की ओर से पिछले 1 महीने से लगातार कैंपेन चलाया जा रहा है दिल्ली चलो वाला। इंदिरा गांधी स्टेडियम में कार्यक्रम होने वाला है। दोस्तों जातीय जनगणना सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा और इसके बाद अलग से अति पिछड़े एससी समाज के लोगों को भी आरक्षण देने की मांग की जाएगी, यानी अलग से कैटेगरी बनाने की मांग की जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों देखते हैं आज क्या क्या बयान देते हैं भीम आर्मी के चीफ। जो भी जानकारी आती रहेगी आजाद समाज पार्टी से जुड़ी हुई आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ नीतीश कुमार क्या फिर से आरजेडी के साथ में आना चाहते हैं और क्या आरजेडी उनको आने की इजाजत देगी? तो इस पर आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव की ओर से कहा गया कि ना आए तो ही ठीक है, यानी नीतीश कुमार हमारे साथ मिलने ना आए तो ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। नीतीश कुमार के फिर से आरजेडी में उनके साथ आने को लेकर चल रही चर्चाओं पर लालू यादव की बातें स्पष्ट है दोस्तों कि राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार के साथ कोई गठबंधन करने को तैयार नहीं है। और इससे पहले तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उनके पास वीडियो है कि किस तरीके से नीतीश कुमार गिड़गिड़ा रहे थे सरकार बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना की बहन दयावती भड़ाना ने इंडियन नेशनल लोक दल में शामिल होने का फैसला लिया। जिले के पुनहाना विधानसभा
सीट से चुनाव लड़ेंगी दयावती भड़ाना। 2005 में इंडियन नेशनल लोक दल उम्मीदवार मोहम्मद इलियास से मामूली अंतर से चुनाव हार गई थी दयावती भड़ाना। इससे पहले अवतार सिंह भड़ाना के परिवार के एक और व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि एनएलडी और भारतीय जनता पार्टी केवल एक ही रास्ते पर चलती दिखाई दे रही है। खुलकर ऐलान नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों के रास्ते लगभग एक ही जैसे हैं। इसी के साथ में दोस्तों झारखंड के अंदर विधायकों और सांसदों को खरीदने और पार्टी को तोड़ने के लिए घूम रहे हैं केंद्रीय मंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दावा किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा दावा कर रहे थे कि कई सारे विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के उनके संपर्क में हैं और सरकार गिर सकती है। हालांकि वो बाद में कहते हैं कि इन नेताओं को हम अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि कार्यकर्ताओं को अहमियत देना चाहते हैं। बाहर से आए नेताओं को अब टिकट नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बगावत थामने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसा नजर आता नहीं है। साथ साथ झारखंड के अंदर इस तरीके की बातें करना कि उनके संपर्क में कई सारे सांसद विधायक है, इससे साफ तौर पर दोस्तों लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्टी तोड़ने के लिए यहाँ पर घूम रहे हैं, सरकार गिराने के लिए घूम रहे हैं। हेमंत सोरेन की ओर से भी दावा किया गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर ये दावे हैं दोस्तों। साथ साथ ऐसा लग रहा है कि एनएलडी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कर रखी है, यानी रणनीतिक तौर पर दोनों की सोच एक जैसी है। ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही है कि एनएलडी के ज्यादा उम्मीदवार जीतेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करके सरकार में आ जाएंगे। दरअसल दोस्तों एलानाबाद सीट से कैप्टन मीनू बेनीवाल की जगह भारतीय जनता पार्टी डमी कैंडिडेट अमीर चंद महतो को मैदान में उतार रही है। इससे साफ समझ में आ रहा है कि एलानाबाद की सीट से अभय सिंह चौटाला को चुनौती देने से बच रही है भारतीय जनता पार्टी और केवल एक डमी कैंडिडेट उतारकर खाना पूर्ति करने के लिए यहाँ पर नाम आगे किया गया है ताकि आराम से चुनाव जीत जाए। इनेलो के प्रमुख अभय चौटाला साथ साथ दोस्तों डब्बाली में सुनियोजित तरीके से आदित्य चौटाला को आईएनएलडी में ट्रांसफर करवाया गया है। ये भी एक थ्योरी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदित्य चौटाला ने हाल फिलहाल में बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने से पहले उनको बीजेपी के टिकट का इंतजार करना चाहिए था कि क्या उनको टिकट मिला है या नहीं मिला है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के बिना डब्बाली के प्रत्याशी के ऐलान के आदित्य चौटाला ने पार्टी छोड़ दी और आईएनएलडी में चले गए हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई कमजोर कैंडिडेट यहाँ चुनाव लड़ेगा तो आदित्य चौटाला को जिताने के प्रयास के तहत आगे भेजा गया है। एक और थ्योरी चल रही है कि रानिया में रंजीत चौटाला को टिकट ना देकर भारतीय जनता पार्टी ने अर्जुन चौटाला को वॉक ओवर देने की कोशिश की है, यानी आराम से चुनाव जीत जाने का एक प्लान बनाया है ताकि वोट ना बटे। आखिर बीजेपी अपने कैडर को कमजोर करके आईएनएलडी को सिरसा जिले के अंदर वॉक ओवर क्यों दे रही है, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। कई और तरीके के एनालिसिस सामने आ रहे हैं दोस्तों, जिससे भारतीय जनता पार्टी और आईएनएलडी के बीच में चल रहे इनडायरेक्ट गठबंधन को लेकर संकेत मिल रहे हैं। साथ साथ सुभाष चंद्रा जो जी न्यूज के प्रमुख हैं, उनकी ओर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक के खिलाफ टिप्पणी की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के हिसार के विधायक कमला गुप्ता को लेकर सुभाष चंद्रा सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहते हैं कि हरियाणा के विधानसभा के लिए हिसार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से 3 दिन पहले मेरा फोन पर वार्तालाप हुआ। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी कमल गुप्ता की ओर से कहा गया कि भाई साहब सादर प्रणाम और बधाई। इसके बाद सुभाष चंद्रा ने कहा कि किस बात की बधाई गुप्ता जी, तो आगे बोले कमल गुप्ता की आपके छोटे भाई को टिकट मिलने की। इसके बाद सुभाष चंद्रा ने कहा कि छोटा भाई क्या 5 साल में एक बार फोन करता है, कम से कम 30 त्योहार पर तो फोन कर लेते। ये सवाल पूछा गया। इस पर कमल गुप्ता की ओर से कहा गया कि इसलिए आपका आशीर्वाद चाहिए। इस पर सुभाष चंद्रा ने कह दिया कि इस बार तो मेरा आशीर्वाद नहीं मिलेगा क्योंकि हिसार की जनता आपसे बहुत नाराज है। यानी सुभाष चंद्रा ही भारतीय जनता पार्टी के नेता और बीजेपी के हिसार से विधायक और वर्तमान प्रत्याशी को भी स्पष्ट कह रहे हैं कि उनके विरोध में जनता के बीच में जोरदार लहर चल रही है। दोस्तों यानी आप समझ सकते हैं कि जी न्यूज के मालिक भी इस बात को स्वीकार करने लगे कि हरियाणा में भाजपा विरोध में लहर चल रही है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट लगातार जारी होने के बाद बीजेपी में भगदड़ देखने को मिली है। दोस्तों नारनौल से बीजेपी के विधायक की प्रदेश उपाध्यक्ष सहित पूर्व जिला प्रधान ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। नारनौल से ओम प्रकाश यादव को फिर से टिकट दिया गया है। 3 बार ओम प्रकाश यादव को टिकट दिए जाने से भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ जैसी हलचलें देखने को मिल रही है। दोस्तों इसी के साथ में विनेश फोगाट 11 सितंबर यानी आज दिवेंद्र सिंह हुड्डा और सोनीपत लोकसभा के सांसद श्री सत्यपाल ब्रह्मचारी की उपस्थिति में नामांकन दाखिल करेंगी। जुलाना विधानसभा से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने का आज का उनका पूरा कार्यक्रम है। अपने आशीर्वाद और समर्थन के साथ लोगों को आने के लिए कहा गया है। नामांकन विश्वास का, जुलाना की उन्नति और विकास का। इसमें दीपेंद्र हुड्डा मौजूद रहेंगे और कई नेता मौजूद रहेंगे। एक पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। जुलाना ऑफिस से करसौल और रामकली शामलो कला के साथ साथ पड़ाना और निडानी के साथ साथ अन्य इलाके होते हुए जिंद में यह यात्रा खत्म होगी। इसके बाद नामांकन दाखिल कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी विनेश फोगाट के नाम के साथ शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है। देखते हैं किस तरीके का जनसुलाभ उमड़ता है नामांकन के दौरान। इससे पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी इस सीट पर कितना अच्छा परफॉर्म करने जा रही है। साथ साथ 23 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की मोराबादी मैदान में रैली के दौरान कार्यकर्ता की पुलिस वालों के साथ झड़प हो गई थी। दोस्तों इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और 18 अन्य नेताओं के खिलाफ लालपुर थाने में एफआईआर को निरस्त करने को लेकर याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने एकल पीठ ने बाबूलाल मरांडी समेत 18 आरोपियों के खिलाफ जवाब मांगा है। कोर्ट में जिनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई गई है उसमें झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रतिपक्ष नेता अमर कुमार बावरी और सांसद डुल्लू महतो और विधायक कुशवाहा शशि भूषण के अलावा अन्य बीजेपी के नेता शामिल हुए थे। अब कोर्ट की ओर से राहत
साथ नहीं दिया गया बल्कि नोटिस थमा दिया गया। साथ साथ दोस्तों रामविलास शर्मा बीजेपी के बिना टिकट के ही महेंद्रगढ़ सीट से आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। हो सकता है निर्दलीय तौर पर मैदान में उतर जाए। भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट नहीं मिलेगा, ये बात उनको अब लगभग पता चल गई है। दोस्तों उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए लोगों को बड़ी संख्या में उपस्थित रहने के लिए कहा है। अभी तक बीजेपी ने महेंद्रगढ़ सीट से प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। क्या रामविलास शर्मा का टिकट कटने का अंदेशा उनको हो गया है? वहीं पर दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल ने राहुल गांधी का खुलकर समर्थन किया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि अमेरिका में राहुल गांधी ने जो बातें कही है एकदम सही कही है। राहुल गांधी जो यहाँ बोलते हैं वही विदेश में जाकर बोलते हैं। भाजपा के लोगों को इससे तकलीफ क्यों हो रही है, बड़ा सवाल रहेगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मणिपुर में 13 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता लिसी प्रिया कंजुम ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों पर निशाना साधा है। दोस्तों मणिपुर का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि लगातार प्रोटेस्ट मणिपुर में जारी है। पुलिस ने फायरिंग भी करी स्टूडेंट के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन लगातार जारी है। स्टूडेंट लगातार मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को कुकी मिलिटेंट के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। इससे लोगों को अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करने में काफी तकलीफ हो रही है। दोस्तों और लिसी प्रिया कंजुम की ओर से किए गए इस टिप्पणी पर दुनिया भर के अंदर लोगों की नजर रहती है, क्योंकि वो एनवायरमेंटलिस्ट हैं। कई सारे बड़े बड़े दुनिया भर के समारोह में जाते रहते हैं, तो इसका सीधा मतलब यह है कि उनके बयान को दुनिया भर के लोग देख रहे होंगे। दोस्तों ऐसे में 13 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता अगर ये सवाल खड़ा करते हुए मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मणिपुर का मामला अब दुनिया भर के अंदर भी लोगों के बीच में पहुंच गया होगा। दोस्तों कई लोग डायरेक्ट तौर पर सोशल मीडिया पर इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर चुके होंगे, लेकिन सवाल यह है कि कब मणिपुर के अंदर शांति बहाल की जाएगी। दोस्तों साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके संजीव बालियान ने उत्तर प्रदेश के हित में राज्य के विभाजन की आवाज उठाई है। दोस्तों उन्होंने कहा कि छोटे राज्यों ने देश में तेजी से तरक्की की है, यूपी का विभाजन किया जाना चाहिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक नया विकसित राज्य बनाने का गौरव हासिल होना चाहिए। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता संजीव बालियान को लेकर लगभग बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये मानते हैं कि उनको लग रहा था कि 2017 में जब सरकार बनेगी तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन वो मुख्यमंत्री के पद से बाहर चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को मौका दे दिया। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के बावजूद संजीव बालियान को कोई बड़ा पोस्ट नहीं दिया जा रहा। तो क्या केवल अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वो चाहते हैं कि एक नई राज्य का ही गठन कर दिया जाए? कुल मिलाकर दोस्तों उत्तर प्रदेश को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करने को लेकर कई सारी थ्योरियां लगातार चलती रहती है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेता की ओर से ही इसकी वकालत की गई है। दोस्तों क्या उनको मुख्यमंत्री बनना है इसलिए वो वकालत कर रहे हैं? जो भी आपकी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में किसी भी वक्त मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। अनिल देशमुख ने राजनीति को लेकर बहुत निचले स्तर पर लाने के लिए देवेंद्र फडणवीस की आलोचना की है। दोस्तों देवेंद्र फडणवीस पर आरोप है कि लोगों को परेशान किया जाता है। अनिल देशमुख की ओर से भी इसी और संकेत दिए गए। साथ साथ उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुंबई में हवाई अड्डे पर मुलाकात की है। दोस्तों मीडिया में दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में अजित पवार ने खुलेआम अमित शाह को मन ही मन मुख्यमंत्री पद की मांग कर दी है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के जरिए दावा किया गया है कि इन्होंने अमित शाह से बिहार पैटर्न को राज्य में लागू करने और मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम घोषित करने की मांग की है। राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हालांकि पूरे मामले को टालते दिखाई दिए दोस्तों, लेकिन अजित पवार ऐसा लग रहा है कि अपने लिए लगातार सपोर्ट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ पश्चिम बंगाल की राजधानी के अंदर कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले को लेकर अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने धमकी की संस्कृति को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। संस्थान में लोकतांत्रिक माहौल को खतरे में डालने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों 51 डॉक्टरों को नोटिस जारी किया गया है। सभी को 11 सितंबर को जांच समिति के समक्ष आने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि अस्पताल के अधिकारियों द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि उन्हें समिति के समक्ष अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। आरजीकर मेडिकल की विशेष परिषद समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उन 51 डॉक्टर के लिए संस्थान में परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित है जब तक जांच समिति के द्वारा उनको बुलाया नहीं जाता। यानी कई सारे डॉक्टरों के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। 51 डॉक्टरों को नोटिस भेजा गया। उम्मीद की जा सकती है कि जरूर न्याय मिलेगा। साथ साथ दोस्तों हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आज बड़कल के अंदर विधानसभा में चुनाव में टिकट कटने के बाद हो सकता है कि वो भी कोई बड़ा निर्णय ले ले। शासक मंगेश यादव वाले मामले को लेकर सोशल मीडिया पर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। दोस्तों सबसे पहला सवाल तो यही है कि जिसे एनकाउंटर साइट बताया जा रहा है वहां पर अधिकारियों ने पैर में चप्पल पहने हुए हैं। एनकाउंटर करने से पहले सवाल यह था कि कौन बड़ा अधिकारी जिसके नेतृत्व में एनकाउंटर किया जा रहा है वो चप्पल पहनकर घूमेगा। दोस्तों सोशल मीडिया पर चप्पल भी काफी ज्यादा शेयर की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि ये 6000 के आसपास का चप्पल इसने पहन रखा है, यानी एक छोटे से अधिकारी के पास इतना महंगा चप्पल है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस अधिकारी के संपत्ति को लेकर सवाल खड़े होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। जो भी आपकी राय हो लिखकर बताएगा। साथ साथ खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी कैप्टन योगेश बैरागी को विनेश फोगाट के सामने चुनाव लड़ाने जा रही है। इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया है। इसके बाद विनेश फोगाट के लिए जीत और आसान हो गई है। दोस्तों क्योंकि कैप्टन योगेश बैरागी मूल रूप से पलवल जिले के हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर आकर जुलाना में ताल ठोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें वरिष्ठ बीजेपी के नेता अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक एवं हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन के पुत्र ताहिर हुसैन इंडियन नेशनल लोक दल में शामिल हुए। इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला ने नूह विधानसभा से दिया इनेलो का टिकट। कुल मिलाकर दोस्तों इनेलो के नेता जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों तुरंत पार्टी में ज्वाइन कराते हैं और उसके बाद तुरंत टिकट दे देते हैं। इतना तेज सर्विस तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। साथ साथ छत्तीसगढ़ में महिला और उनके विरोध में बढ़ रही
हिंसा को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर जोरदार आंदोलन किया है दोस्तों। साथ मालगाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, टला बड़ा हादसा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में मनिकपुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को मालगाड़ी का ब्रेक फेल होने के बाद यह हादसा हुआ है दोस्तों। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के रेल मंत्री ऐसे मामले को छोटी छोटी घटना बताते रहते हैं। साथ साथ कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के बीच में अलायंस नहीं बनेगा। हरियाणा को लेकर पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा की ओर से कहा गया है कि हम सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। साथ साथ दोस्तों बहुचर्चित सुल्तानपुर सरफ्फा लूटकांड के आरोपी मंगेश यादव के कथित एनकाउंटर में मौत हो गई थी। सारी परिस्थितियां एनकाउंटर के फर्जी होने की ओर इशारा करती है। कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यपाल को लेटर लिखते हुए न्याय की मांग की गई है। दोस्तों क्या आपको लगता है कि राज्यपाल की ओर से न्याय दिलाने की कोई कोशिश की जाएगी? साथ साथ बीजेपी के लोग कहते हैं कि मोदी का डंका बज रहा है। इस पर विनेश फोगाट ने कहा कि अगर डंका पेरिस में ही बजा दिया गया होता तो हमारे देश में मेडल एक और बढ़ गया होता। आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद।